नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इसी सोच के साथ कि हम आपकी समझ को परिमार्जित बना पाएं, सारगर्भित बना पाएं और आप एक नौकरशाह, एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोच सकें, हम लेकर आए हैं अपना टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म in the economy series which we have started few days back। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कि कैपिटलिज्म के उद्भव के बारे में, उसके अगेंस्ट रिएक्शंस क्या आए और तमाम विषयों पे हम चर्चा करते हैं। यह तो एक टॉपिक है, ठीक है, किंतु इस टॉपिक में देखिए आप लोगों को इतना तो पता होगा, विशेषकर ऐसे विद्यार्थी जो लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो यह बात पता होगी कि यू आर एक्सपेक्टेड टू बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नॉन। आपको सारे विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए, किंतु किसी विषय में आपको पीएचडी नहीं करनी है। तो इसीलिए हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हो सकता है कि यह टॉपिक बेस्ड हो हमारी चर्चा का, किंतु टॉपिक के जो विभिन्न पहलू हैं उनके अंतर संबंध हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो हमने कैपिटलिज्म पे चर्चा की, तो साथ में हमने ये भी चर्चा की भाई उसके विरोध में क्या आंदोलन आए, क्या निर्णय लिए गए, क्या परिवर्तन है, इस पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि लुडाइट्स के बारे में हमने बात की, मार्क्स के बारे में बात की पिछले वीडियो में, ट्रॉट्स्की के बारे में बात की। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज फ्री मार्केट के बारे में। भाई कैपिटलिज्म का एक जो कोर बिलीफ है, इट इज बिलीफ इन फ्री ट्रेड, मिनिमम जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, फ्री ट्रेड। माने जो विभिन्न देश हैं वह बहुत अधिक टैरिफ ना लगाए, टैक्स ना लगाए, इम्पोर्ट ड्यूटी जिसे कह लीजिए आप, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है वह न लगाएं, डोमेस्टिक ट्रेड भी जो होता है एक्साइज ड्यूटी आप कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग जिसे टैक्स कहा जा सकता है, सर्विस टैक्स कह लीजिए, या इंडियन पार्लेंस में जीएसटी हो जाए। उस पर भी देखिए, यदि आप लोगों ने बीच में देखा होगा तो पार्ले जो कि बिस्किट की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में, दे थ्रेटेंड दैट दे विल स्टॉप द प्रोडक्शन बिकॉज जीएसटी इज टेकिंग अ टोल ऑन देयर बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मैंने उनके प्रॉफिट पे। तो कुछ वर्ष पहले यदि आपको याद होगा तो पांडे जी ने ये एक धमकी दी थी। तो मैंने ट्रेड हमेशा ये कहता भाई टैक्स अलग कम से कम करो, ठीक है, किंतु अगेन एज अ ब्यूरोक्रेट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सी ओनली वन साइड ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो फ्री ट्रेड का ये अर्थ होता है भाई कि कम से कम टैरिफ हो, कम से कम बहुत बार कैसे होता है कि सिर्फ टैरिफ से ट्रेड को नहीं रोका जाता है, अदर तरीके की भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या हो सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आप लोगों को यदि याद हो तो कुछ वर्ष पहले जो भारत से हापुस आम जाता है यूरोप में, उस पे यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगाया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन, बट आई थिंक कि पेस्टिसाइड ज्यादा मिले हैं, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल वाला बैन हो गया। इन्वेस्टमेंट पे बैन लग सकता है। इन्वेस्टमेंट भाई जैसे कि आप देखिए इंडिया में जितने सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी के जितने सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स में एफडीआई जो है वह कुछ सेक्टर्स में तो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आ सकती है, बट इन मेनी सेक्टर्स दे नीड टू टेक परमिशन, ठीक है, फ्रॉम एफआईपीबी करके एक बॉडी है, वहां से इनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो देयर आर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। तो फ्री ट्रेड के प्रोपोनेंट्स क्या कहते हैं? देखिए ये सब चर्चाएं जो है ना, ये हमेशा रेलेवेंट रहेंगी, प्रासंगिक रहेंगी। अभी देखिए कुछ वर्ष पहले सेपा होने वाला था, इंडिया एंड आसियान के बीच में सेपा होने वाला था, किंतु नहीं हुआ, ठीक है। उसके पीछे कारण यही है, बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना भी की कि होना चाहिए, ये फ्री ट्रेड को हमको बढ़ावा देना है। उसको तो आप अलग ही रख दीजिए। अगर आप पूरे वर्ल्ड में इस समय देखेंगे तो हर जगह ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर जगह, चाहे वो आप चाइना देख लीजिए, चाहे आप यूएस देख लीजिए, चाहे आप इंडिया देख लीजिए। इस समय क्या कहते हैं ना कि एक टाइम था जब इंटरनेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन की बयान चल रही थी, ठीक है, कि भाई वर्ल्ड जो है वो इट इज अ सिंगल कम्युनिटी, फ्री ट्रेड विल बेनिफिट ऑल एंड ह्यूमनिज्म on a global front can
टैकल दी चैलेंजेस, ठीक है। किंतु अब यदि आप देखेंगे तो नेशनलिज्म की बयार चल रही है। बहुत बार मैंने भारत में आप लोगों ने चर्चाएं सुनी होंगी कि मस्कुलर नेशनलिज्म है करंट जो पॉलिटिकल डिस्पेंशन है, किंतु ये सिर्फ भारत में सीमित नहीं है। आप कई दूसरे देशों में भी चले जाइए, चाहे आप अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका में देखिए, मैं अगेन वही मैं जो कहता हूँ सोच की बात है। ट्रम्प की बहुत आलोचना होती थी, किंतु जो बिडेन आए हैं अभी वह भी उसी पॉलिसी को आगे लेके जा रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी फिलोसफी पे काम कर रहे हैं। चाइना पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, चाइना में भी यही हो रहा है। तो हर जगह आप देखेंगे ना तो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट इस समय एक क्या कहते हैं, एक सोच जो है वो विकसित हो रही है कि भाई ट्रेड जो है हम एकदम फ्री नहीं कर सकते, हमें अपने लोगों को भी देखना है, हमें अपने देश के लोगों को भी देखना है। तो जो फ्री ट्रेड के प्रोपोनेंट्स है, खासकर कौन से देश, अमेरिका, यूरोप के देश, ब्रिटेन, ये फ्री ट्रेड की बहुत प्रशंसा करेंगे। किंतु यदि आप देखेंगे तो जो फ्री ट्रेड इनके देश में भी फ्री ट्रेड नहीं था, ये तो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। व्हाई दे आर डूइंग दिस प्रोपेगेंडा? बिकॉज दे नीड मार्केट। भाई यदि मेरा देश एक छोटा सा देश है, हाँ, उसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे दूसरे मार्केट में भेजना है, उसे बेचना है। अब दूसरे मार्केट वाले इंपोर्ट ड्यूटी बहुत लगा दे रहे हैं, तो मेरा माल तो बिकेगा नहीं, राइट? तो मैं कैसे बेचूंगा? तो मुझे बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ता है दैट फ्री ट्रेड इज गुड, इट्स ग्रेट, इट विल हेल्प योर इकोनॉमी, इट विल हेल्प योर पीपल, राइट? यू नीड लेजिटिमेसी ना। लेकिन यदि आप इतिहास देखेंगे तो इन देशों में भी फ्री ट्रेड नहीं था, दे रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, दे इन फैक्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड so that their industry can grow, it can develop। आप देख लीजिए ब्रिटेन में वुलन टेक्सटाइल, ब्रिटेन ये सब देशों में बहुत ठंडी पड़ती है, ठंड का मौसम होता है तो इसकी हमेशा डिमांड होती है। तो वुलन टेक्सटाइल जो है उसके बाकी देशों में जो नेदरलैंड्स हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ से वुलन टेक्सटाइल ब्रिटेन में नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता, या तो आउटराइट बैन या तो बहुत ज्यादा टैरिफ, ठीक है, टैरिफ आने वाली इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगेगी, तो वुलन टेक्सटाइल जो है वो नहीं आ सकता था। फिर जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कैसे कॉलोनियलिज्म पे उन्होंने फ्री ट्रेड हम पे तो थोप दिया, हम पे तो थोप दिया भाई कि आपका जो मशीन मेड गुड है वो इंडिया को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वी वर पॉलिटिकली सब्जुगेटेड, ठीक है, हम तो भाई एक दास गुलाम राष्ट्र थे, तो आप जो पॉलिसी बनाएंगे हमको माननी पड़ती थी, आप ही लोग पॉलिसी बना रहे हैं हमारे लिए। किंतु हमारे यहाँ जो बहुत अच्छा कपड़ा बनता था वह उस पर आप बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे रहे हैं, कैलिको उसके हमने चर्चा की थी, और बहुत सारी चीजें जैसे फूड हमारे यहाँ भाई बहुत अच्छा होता था, फूड क्रॉप्स, इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल देश है ही। आप लोगों ने शायद सुना होगा 1943 का ग्रेट बंगाल फेमाइन जिसमें बिलियंस में लोग मर गए थे, ठीक है, वहां पे लोग मर रहे हैं, किंतु यहाँ पे चर्चिल यहाँ से जो अनाज है यहाँ बंगाल में या भारत में जो अनाज हो रहा है वो बंगाल में नहीं जा रहा है, यहाँ पे लोग सूखे के कारण, अकाल के कारण लाखों में मर रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। अनाज कहाँ जा रहा है? बाहर के देश में, जो विश्व युद्ध चल रहा है तो सैनिकों को भाई खाने पीने की सामग्री लगती है तो वहां जा रहा है, समझ रहे हैं? तो फ्री ट्रेड ये सब तो एक कहने वाली बात है, आपको एज अ ब्यूरोक्रेट हर तरीके से सोचना है। फ्री ट्रेड अच्छा भी है, गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की कि गवर्नमेंट रेगुलेशन इज नॉट ऑलवेज गुड, यू नीड टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस, ठीक है। अभी ऐसे देखिए क्यों गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत अच्छा नहीं है, मैं छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ, ये सब एक बहुत बृहद चर्चा का विषय है, किंतु अब समझ लीजिए आजकल देखिए बहुत चर्चा चलती है, फ्री बीस के बारे में बहुत चर्चा चलती है। यदि मैं समझ लीजिए नेता हूँ, पॉलिटिशियन, और मैं सबको कह देता हूँ भाई कि मैं आपके बच्चों को लैपटॉप दूंगा, फोन बहुत अच्छा वाला दूंगा, यार समझ लीजिए आप जैसे लड़के हैं, आप लोगों को फोन का बहुत क्रेज रहता है, और मैं बोल देता हूँ कि मैं सबको आईफोन 14 प्रो मैक्स दूंगा, ठीक है, और उसके पीछे मैं कुछ लेजिटिमेट ग्राउंड भी बता दूंगा भाई कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छा करें, फोन से आप भाई ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं, आईफोन से आप नई नई स्किल सीख सकते हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हैं, ऐसी कुछ भी लेजिटिमेसी के लिए मैं कुछ ग्राउंड भी दे देता हूँ।
तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप मुझे वोट देंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि बेसिकली वी आर ऑल, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ अस आर सेल्फिश, ठीक है, वी आर ड्रिवन बाय शॉर्ट टर्म गोल्स। लेकिन ये सही होगा क्या देश की इकोनॉमी के लिए? मैं आपको सबको फ्री में अगर आईफोन प्रो मैक्स दे रहा हूँ 40, नहीं होगा, राइट? मार्केट्स ऐसी दशा में काम नहीं कर सकते। तो रेगुलेशन तो होना चाहिए, किंतु कितना होना चाहिए इस पे एक वाद विवाद का यह विषय हो सकता है। तो इन देशों में यदि आप देखेंगे तो फ्री ट्रेड का तो वो प्रचार प्रसार करते थे, किंतु स्वयं की उनकी कार्य प्रणाली आप देखेंगे तो ये फ्री ट्रेड नहीं था, ठीक है। हो सकता है किसी किसी क्लास को, कैपिटलिस्ट क्लास को उन्होंने छूट दे के रखी थी। क्या छूट दे के रखी थी? भाई आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ आप कैसा भी काम करो, ठीक है, आप उनको बेनिफिट देते हो नहीं देते हो, 12 घंटे काम करवाते हो, स्टेट उस पर एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है वह स्टेट वाज ड्रिवन बाय कैपिटलिस्ट क्लास। वो लोग पावरफुल हो गए थे, हर जगह देखिए वो पावर स्ट्रगल चलते रहता है, ठीक है। अभी भी आप देखिए जैसे अमेरिका है, वो क्या कर रहा है, मैंने अभी बताया कि चाइना पे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क शायद उन्होंने अभी कहा है कि जो ट्विटर के एम्प्लॉइज हैं उनको 80 आवर्स काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हफ्ते के 7 दिन, राइट? तो ये क्या है? इट इज हैरेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, बट स्टेट इज नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट मस्क, राइट? व्हाई? बिकॉज यू कैन से दैट इन अमेरिका, इन वेस्टर्न यूरोप, कैपिटलिस्ट्स आर रियली वेरी पावरफुल। एनीवे, तो ये फ्री ट्रेड है, ये कहने वाली बात है, ठीक है। भारत में भी ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने, पहली वाली सरकार ने, किसी सरकार ने फ्री ट्रेड से हम लोग बाहर हो गए तो हमारे हितों को हमने तिलांजलि दे दी। फ्री ट्रेड रहता तो हम बहुत आगे जाते थे, ऐसा नहीं। आपको एसेस करना है, ये राजनेता नहीं करेंगे। एसेसमेंट का काम कौन करेगा? यदि आप नौकरशाह बनते हैं तो आप करेंगे। तो आपको, आपकी ये समझ इतनी परिमार्जित होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए कि आप समझ सकें। फिर आप अमेरिका में भी चले आइए, जैसे मैंने बताया अमेरिका ऐसे तो बहुत फ्री ट्रेड की बातें करता है, किंतु अमेरिका में भी चले आइए तो वहां पे आर्ग्यूमेंट हुआ करता था इन्फेंट इंडस्ट्री, ठीक है। हुआ क्या कि अमेरिका जब ये हो गया ब्रिटिश शासन से 1776 में जब मुक्त हो गया, तो वहां पे भी दो, माने आप कह सकते हैं अमेरिका के दो पार्ट थे। एक तो नॉर्थ अमेरिका था एंड एक साउथ था। साउथ में बहुत ज्यादा स्लेव्स, दास जो व्यवस्था थी बहुत, माने वहां पे स्ट्रांग थी। तो वो तो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे, नॉर्थ वाले क्या कहते थे कि भाई हमको अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है, वरना हो सकता है कि हम फिर से गुलाम हो जाए, फिर से ब्रिटेन हमारे ऊपर। वो एक्चुअली ये लोग ब्रिटिश लोग ही थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को मुक्त कर दिया था जो ब्रिटेन में लोग बैठे थे। देखिए हमका क्या कहना था कि भाई हमको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन साउथ अमेरिका वाले लोग कहते थे भाई, साउथ अमेरिका वाले, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साउथ अमेरिका एज अ कंटिनेंट, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ यूएसए, साउथ यूएसए। तो वो तो कहते थे भाई कि हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से? ब्रिटेन से इंपोर्ट करते हैं, वहां से चीजें हमें सस्ती मिल जाएंगी, क्वालिटी मिल जाएगी, हम क्यों मैंने इंडिया अपने देश में बनाए। किंतु फिर वहां पे मैंने एंग्लो अमेरिकन वॉर हुआ, फिर उनको लगा नहीं कि हमको भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, और उस मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम पहले अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें। तो इसके लिए मैंने इन्फेंट इंडस्ट्रीज का आर्ग्यूमेंट आया कि भाई हम टैरिफ लेके आएंगे, सब्सिडी देंगे अपनी इंडस्ट्री को। भारत में भी यदि आप देखिए तो जो लाइसेंस परमिट राज कहा जाता है, देखिए ये सब वाद विवाद होते रहेंगे, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। एज अ कैपिटलिस्ट क्लास यदि मैं बिजनेसमैन रहूंगा तो मैं कहूंगा कि लाइसेंस परमिट राज नहीं होना चाहिए, ठीक है। किंतु उस दौरान में यदि आप देखेंगे तो उस समय उस चीज की आवश्यकता थी, ठीक है। उस चीज की इसलिए आवश्यकता थी कि हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं, मैंने शायद गलत उदाहरण दे दिया, लेकिन बात यही है कि जो उस समय हमारी आवश्यकता क्या थी कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना था।
पहली बात तो ब्रिटेन से हम तभी मुक्त हुए थे 1950 के बाद, जो ब्रिटिश जो लाइसेंस परमिट राज आया, उसके पीछे कारण यही है कि हम तभी गुलामी से मुक्त हुए थे। और यदि हमारी अर्थव्यवस्था पुनः माने जो उन्नत राष्ट्र थे उनके हाथों में चली जाती तो वहां से गुलामी बहुत दूर नहीं रह जाती। आज भी ऐसे जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो अल्ट्रा लेफ्ट पार्टीज हैं, उनका यही कहना है कि हम सिर्फ पेपर पे मुक्त हैं, राजनीतिक तौर से थोड़े बहुत मुक्त हैं, किंतु अभी भी जो शासन है वह इन्हीं लोगों का चल रहा है। जो आप सुनते ही रहते हैं कि लेफ्ट वेस्ट की कितनी बुराई करता है। वेस्ट माने अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक है। तो कहने का क्या आशय है कि उस समय किंतु हमें हमारे लिए आवश्यक था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें। और आज भी देखिए, जब मोदी जी आत्मनिर्भरता पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो देखिए टैरिफ बढ़ते जा रहा है। अपनी इंडस्ट्रीज को हम विभिन्न सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें एक यह भी स्टेप है, एक कदम यह भी है कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी पे ज़्यादा ये कर रहे हैं। चाइना पे देखिए कितने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हम लोगों ने, ठीक है, जब खासकर कलावन की घटना के बाद। तो इन्फैक्ट इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट आया, उसमें यही था भाई कि हम सब्सिडी देंगे अपनी इंडस्ट्री को। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी उन लोगों ने बढ़ाया, यूएस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया, रोड पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब पे भी खर्चा बढ़ाया उन लोगों ने। फिर पेटेंट लॉज आए। पेटेंट लॉज तो इसीलिए आते हैं ना, इफ आई एम inventing something, then I want to get compensated for my effort, for my talent, for whatever I have spent, ठीक है। तो पेटेंट लॉस है, बैंक्रप्सी लॉ है। बैंक्रप्सी लॉ माने क्या हो जाता है कि भाई अगर समझ लीजिए कि मैं दिवालिया हो गया, तो बैंक मुझे जो भी कर्ज दिया है तो वह तुरंत मुझसे वापस नहीं ले सकेगी। लेगी भी तो जितना उसका ड्यू है उतना मैं नहीं दूंगा, उसको कम दूंगा, है जिसे कहते हैं ना हेयर कट कहना। अभी भी देखिए जो आईबीसी है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कभी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जो ये लॉ है, देखिए आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में कि इस इंडस्ट्री का जो लोन था वो इतना हेयर कट के साथ, मैंने 90% हेयर कट के साथ उसे रिजॉल्व किया गया। मैंने समझ लीजिए 100 रुपए अगर बैंक ने उसे दिया था उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, उस कंपनी को, तो उसमें से 90 रुपया उसने कहा कि ठीक है आप मत दीजिए, 10 रुपये आप हमें दे दीजिए क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके पीछे भी कारण यही है कि भाई बैंक्रप्सी लॉ से ये हो जाता है कि बिजनेस कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आता है कि यदि चीजें, बिजनेस देखिए एक रिस्की वेंचर है, इसमें कोई सफलता की गारंटी नहीं है। इनफैक्ट सफलता तो किसी भी चीज में गारंटेड नहीं होती है, हमें प्रोसेस फॉलो करते हैं। आप भी प्रोसेस फॉलो कीजिए अच्छे से, जो मैं बता रहा हूँ या जो अन्य ज्ञानी लोग आपको बताते होंगे उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। हो सकता है आप ब्यूरोक्रेट बन जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बन ही जाएंगे। तो प्रोसेस का एक पार्ट है कि भाई बिजनेस जो है, अगर बिजनेस बढ़ेगा तो सबका लाभ है, तो उनको आपको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि चलो अगर आप फेल भी हो गए, हमको पता है भाई कि यह आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सफल ही हो जाओ, फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो चलो ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हो तो हम आपको जेल में नहीं डाल देंगे, हम आपके एसेट्स को लिक्विडेट नहीं कर देंगे, हम ठीक है आपको अवसर देंगे कि फिर से आप रीऑर्गेनाइज कर सकें चीजों को। तो बैंक्रप्सी लॉस आए, तो ऐसी तमाम तरह की चीजें वहां पे हुई। तो ये फ्री ट्रेड पे हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा की, इसके माने लाभ गुण दोष, इन पे एक छोटी सी हमने चर्चा की। इसके साथ ही अभी हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मास प्रोडक्शन आया, वही सब साइंस टेक्नोलॉजी असेंबली लाइन के कारण क्या आया, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का क्या अर्थ होता है भाई कि अभी जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन ऐसी लाखों पेन बनती होगी, लाखों स्केच बनते होंगे, ठीक है, एंड हम लोगों में से सभी लोग ऐसे ही स्केच खरीदते हैं। हो सकता है इसके कलर्स चेंज हो, ये रेड है, हो सकता है ग्रीन हो, ब्लैक हो, ठीक है, किंतु ये क्या है, ये मास प्रोडक्ट है।
फोन जो आपका है वो मास प्रोडक्ट है, ऊपर जो पंखा लगा है मास प्रोडक्ट है, इसमें आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, एक कस्टमाइजेशन नहीं है। कस्टमाइजेशन का क्या अर्थ हो जाता है कि समझ लीजिए अभी आप लोगों ने शायद सुना होगा कि नीता अंबानी का जो फोन है वो 300 करोड़ का है। मुझे पता नहीं है कि ये सच बात है कि गलत बात है, ये हो सकता है फेक न्यूज भी हो, किंतु ऐसा कहीं पे मैंने देखा, मोस्ट प्रोबेबली आपने भी सुना होगा। उनका जो फोन है वो क्या है, रत्न जड़ित है, हीरे लगे हुए हैं, तो क्या है उन्होंने कस्टमाइजेशन करवा के लिया है। ठीक है, कस्टमाइजेशन, अब हमारे फोन में तो हीरे लगे नहीं होते हैं किंतु उनके फोन में लगे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है जो कस्टमाइज्ड होती है। जैसे हमारा घर, यदि हम अपना स्वयं का घर बनवा रहे हैं तो कस्टमाइज्ड होगा, लेकिन अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो कस्टमाइजेशन नहीं होगा। लगभग सभी के फ्लैट वैसे ही रहेंगे, उसका डिजाइन, अंदर का जो इंटरनल फीचर्स रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी सेम फॉर ऑल। तो ये जो मास प्रोडक्शन था ये अभी आया इसी दौरान, जिसने कैपिटलिज्म को बढ़ाया, क्योंकि प्रोडक्शन आपका बहुत बढ़ जाता है। इसमें एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी है जिसे कहते हैं फोर्डिस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन, फोर्डिज्म जिसे कहते हैं, फोर्डिज्म, टेलरिज्म, ये सब चीजें आई। टेलरिज्म में माने यही है कि वही डिवीजन ऑफ लेबर पे इन्होंने रिसर्च किया, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, उनको एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और यह डिटरमाइन किया कि इस काम को करने के लिए, इस टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, इन सब पे चर्चा की। फिर इसके बाद फोर्डिज्म वे ऑफ प्रोडक्शन आया। हैनरी फोर्ड के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक प्रसिद्ध कार कंपनी है। ठीक है, तो इनका एक फेमस डायलॉग भी था कि भाई आप जितनी चाहे उतनी कार ले, जब तक कि ये मॉडल टी कार है। मैंने उनका कहने का अर्थ यही था कि भाई आप जितनी चाहे उतनी कार ले, लेकिन एक ही टाइप की कार ले सकते हैं, वो मॉडल टी टाइप कुछ कार का जो मॉडल नंबर था उसे मॉडल टी शायद कहते हैं। तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बदली भाई, बड़े बड़े बैंक आए, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने लगी तो बड़े बड़े बैंक आए। बड़ा बैंक जब आता है, अगर वो फेल हो गया, एक बड़ा बैंक फेल हो गया, तो उसके सिस्टमैटिक रिपरकशन पूरे अर्थव्यवस्था में दिखेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया में स्टेट बैंक यदि फेल हो जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए सेंट्रल बैंक आए। ठीक है, जो सारे बैंक्स को रेगुलेट करेंगे, भाई आप कितना लोन दे सकते हैं, कितना आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, कितना पैसा आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है। जैसे इंडिया में आप देख लीजिए, सीआरआर आपने सुना होगा, एसएलआर सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। फिर बीच में जब बहुत समस्या आई थी बैंकिंग सेक्टर में, तो जो ये थे कमजोर बैंक थे, उनके लैंडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो लैंड नहीं कर सकते थे, यानी उधार नहीं दे सकते थे, जब तक कि उनकी बैलेंस शीट जो है वो पावरफुल ना हो जाए। बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, स्टेट बैंक की बहुत सारी अलग अलग सब्सिडरीज थी, वो सारी अब एक ही स्टेट बैंक में आ गई हैं, और अलग अलग बैंकों का मर्जर हुआ, वो अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है। तो कहने का अर्थ है कि सेंट्रल बैंक का उद्भव हुआ, और सेंट्रल बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, उसके लिए कुछ रिजर्व बैंक के लिए एक पर्टिकुलर नाम भी है, मतलब निकनेम जिसे आप बोल सकते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कहने का यही अर्थ है कि ये सब चीजें कैपिटलिज्म के उद्भव में, उसको स्टेबलाइज करने में, जैसे कि कॉर्पोरेशन हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गए, बॉन्ड मार्केट्स हो गए, बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब कैपिटलिज्म का उद्भव हुआ था, तो लेबर लॉस नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई मैंने लेबर वेलफेयर की बात नहीं होती थी, काम के घंटे निश्चित नहीं हुआ करते थे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सिक बेनिफिट कुछ नहीं था। किंतु धीरे धीरे बहुत सारी मैंने क्या बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता नहीं, सामाजिक अस्थिरता आई। जो लेबर क्लास, भाई किसी से आप बहुत ज्यादा काम करवाओ, एक पूरे क्लास को यदि आप बहुत ज्यादा काम करने पे विवश करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा ही।
तो 1848 में हुआ ऐसा, वहाँ पे यूरोप में हुआ, 1871 में ऐसा हुआ। तो उसके कारण जो डोमिनेंट वर्ग था, डोमिनेंट वर्ग कौन था? कैपिटलिस्ट। उन्हें ये बात समझ में आई भाई कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसे आप कह सकते हैं लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम भी आपको बेनिफिट देंगे। अगर यदि आप नहीं देंगे, समझ लीजिए कैपिटलिस्ट नहीं देते थे, तो क्या होता था? रोज का वही राजनीतिक सामाजिक अस्थिरता, रोज का जहाँ पे भी रोज प्रतिदिन कोई ना कोई सामाजिक अस्थिरता का उदाहरण यदि आपके सामने आएगा, तो वहां पे बिजनेस कम्युनिटी थ्राइव नहीं करेगी, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, राइट? तो उनको ये लगा भाई कि ये यदि हम इनके वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें हमारा भी वेलफेयर है, हमारा भी लाभ है। यस, हम देखिए अगेन वी आर नॉट मीन्स क्या बोलते हैं, वी आर नॉट सेजेस, हम कोई संत नहीं है। We are not doing things for charity until and unless it is related to our family. Mostly we are not doing things for charity. तो इन्होंने इसलिए नहीं सिर्फ लेबर को जो भी लेबर लॉस है, लेबर बेनिफिट्स दिया गया, इसलिए नहीं था कि भाई उनकी मानवता जाग गई। उनको यह लगा कि नहीं, यदि हम उनके भलाई के लिए यदि हम स्टेप्स उठाएंगे, कदम उठाएंगे, तो उसमें ही हमारी भी भलाई नहीं है। अन्यथा रोज जैसे इंडिया में देखिए ट्रेड यूनियनिज्म बहुत ज्यादा एक समय पे था, तो बिजनेस कम्युनिटी थ्राइव नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उस पर भी बहुत बड़े अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य, लेकिन कहने का यही अर्थ है कि भाई अगर सामाजिक अस्थिरता रहेगी, रोज अगर लेबर डिसकंटेंट रहेगा, तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो भी ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका भी कल्याण नहीं हो पाएगा। तो फिर वेरियस लेबर लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट ने भी उस पर बहुत काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट में भी देखिए दो तरह की चीजें थी। एक तो डेमोक्रेसी बहुत जगहों पे आ रही थी। डेमोक्रेसी में आपको सारे जितने भी माने इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप माने फार्मर्स हो गए, स्टूडेंट कम्युनिटी हो गई, मीडिया कम्युनिटी हो गई, बिजनेस कम्युनिटी हो गई, सैनिक हो गए, जितने भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, सभी को आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो डेमोक्रेसी आ रही थी, तो उनको सारे वर्गों के जो हित थे उनमें एक सामंजस्य स्थापित करना था, एक समन्वय स्थापित करना था। और दूसरी बात, डेमोक्रेसी भले थी लेकिन तब भी पावरफुल कौन थे? कैपिटलिस्ट क्लास वाले थे। तो इसके लिए लेबर लेजिस्लेशन बहुत सारे हैं, जिसे मैंने काम के घंटों को सीमित किया गया, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। फिर उसके बाद जर्मनी ने देखिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस लाया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस लाया, भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है काम करते समय तो उसको ये मुआवजा मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेगी। ऐसी बहुत सारी लेबर लेजिस्लेशन है। फिर वेलफेयर स्टेट का भी उदय हुआ। सब चीजें देखिए, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैपिटलिज्म के कारण भाई पैसा मैंने प्रोडक्शन बढ़ा तो आर्थिक वृद्धि हुई। आर्थिक वृद्धि जब होगी तभी तो आप टैक्स लेंगे ना, तभी जो सरकार टैक्स ले पाएगी ना। अब जैसे देखिए, आप देख रहे हैं कि जीएसटी का बम्पर कलेक्शन हो रहा है हर महीने। इस महीने आई थिंक 1.5 लाख करोड़ के ऊपर हुआ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, खासकर कोविड काल के बाद 2 साल तक जो पूरा डिमांड था वो लगभग समाप्त हो गया था। 2 साल तक तो नहीं लगी, लेकिन 1 साल तक डिमांड खत्म थी, किंतु उसके बाद लोगों की जो दबी हुई जो डिमांड थी वो अभी बाहर आ रही है। तो उसके कारण देखिए जीएसटी कलेक्शन हो रहा है अच्छा। अब ये जब जीएसटी कलेक्शन होगा अच्छा, तभी तो भाई मोदी जी या जो भी सरकार है वो बाथरूम बनवाएगी, स्वच्छता अभियान करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, बिजली पे काम करेगी, ऐसी चीजों पे काम करेगी। या जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है कोरोना के बाद। तो ये जो वेलफेयर स्टेट का उदय हुआ उसमें इसका रोल है। और साथ ही में यदि वेलफेयर होगा तभी ये भी आगे जाएगा। कैसे? कि भाई जब वेलफेयर में क्या हो जाता है, वेलफेयर में बेसिकली क्या हो जाता है कि जो लोग वंचित समुदाय से आते हैं, वंचित माने गरीब हो गए, सामाजिक तौर से वंचित हो गए, जैसे कि इंडिया में SC ST हो गए, OBC हो गए, तो इनके भलाई के लिए जो कार्य किया जाता है, क्या हो सकता है उनकी भलाई के लिए कार्य? भाई एक तो रिजर्वेशन तो भाई सभी को पता है, लेकिन उसके सिवाय भी गरीब लोगों के लिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है। हेल्थ स्कीम्स लेके आती है, जैसे कि आयुष्मान योजना है। फिर RTE के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है,
फ्री में पढ़ाई जो करवाई जाती है, ऐसी तमाम योजनाएं चलती रहती है। तो उससे क्या होता है, ह्यूमन जो स्किल है वो डेवलप होता है, ह्यूमन टैलेंट डेवलप होता है। मैं कब टैलेंटेड हुआ, जब भाई मैं विद्यालय में जाऊंगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, है मेरी हेल्थ पे ध्यान देंगे सरकार दे, मैं स्वयं दूँ, परिवार दे, जो भी दे, तो तभी तो मैं प्रोडक्टिव बनूंगा ना, तभी तो मैं प्रोडक्टिव बनूंगा। अब देखिए, मुझे पर्सनली तो ऐसा लगता है कि अगले 30-40 सालों में भारत में भी बहुत तेजी से विकास होने वाला है। हमारे यहाँ पे भी मैंने टैलेंटेड अभी लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ के ही लोग देखिए, अभी ऋषि सुनक जी बन गए हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, सुंदर पिचई जी गूगल में हैं, नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट में हैं। तो टैलेंट है हमारे यहाँ भी, इकोसिस्टम वैसा नहीं बना है, लेकिन वो इकोसिस्टम भी धीरे धीरे बनेगा। और हो सकता है कि आने वाला जो, ये एक राजनीतिक वाद विवाद का विषय है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे सही में विश्व के सिरमौर राष्ट्र की सूची में रहेंगे। विश्व गुरु एक हो सकता है भाई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय हमारा हो सकता है। तो वेलफेयर स्टेट एंड कैपिटलिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड। भाई पैसा आया कैपिटलिज्म के कारण, तभी वेलफेयर स्टेट आया। एंड जब सरकार भाई अपने गरीब लोगों पे खर्च करेगी, जो भाई दबे हुए हैं, वंचित हैं, तब एक सामाजिक स्थायित्व आता है, राजनीतिक स्थायित्व आता है। अन्यथा रोज भाई मार काट मची, आप बहुत सारे देशों में देखते होंगे, सिविल वॉर हो रहा है, कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है, तो वहां पे बिजनेस कम्युनिटी नहीं थ्राइव कर सकती, कैपिटलिज्म नहीं थ्राइव कर सकता। तो इसका भी उद्भव हुआ, वेलफेयर स्टेट का भी उद्भव हुआ। तो कहने का यही अर्थ है कि भाई सिर्फ कैपिटलिज्म जो है वह अपने आप में, उसने बहुत सारी अन्य चीजों को भी जन्म दिया, ठीक है। कुछ चीजें जो उसके पक्ष में थी, ठीक है, कुछ चीजें जो उसके विरोध में थी, या कुछ चीजें ऐसी जो उसको आगे ले जाने में सहायक हुई। विरोध में क्या चीजें थी भाई, जैसे मार्क्स वाला मैंने बताया आप लोगों को, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुए, लुडाइट्स आए, फिर अभी उसकी सहायक चीजें क्या हो सकती है, जैसे वेलफेयर स्टेट आया, लेबर लेजिस्लेशंस आए, तो ये सब चीजें सहायक हैं उसकी। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त करते हैं। पुनः आपसे यही कहना चाहूंगा भाई कि यदि आपको ऐसा लगता है, देखिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यदि आपको ना अच्छा लगा हो, और आप करेंगे भी नहीं। यदि मैं कहता हूँ नहीं आप कीजिए तो आप नहीं करेंगे, किंतु यदि आपको लगता है कि ऐसे वीडियो आपकी समझ को विकसित कर रहे हैं, परिमार्जित कर रहे हैं, आप मैंने एक ब्यूरोक्रेट जैसा, या एक ब्यूरोक्रेट ना भी कह लीजिए, आप एक भाई ब्यूरो, आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए वो क्या कहता है, सीधी जीजीएस का जो पोर्शन है उसके बारे में सीधा सीधा उसका यही कहना है कि भाई ऐसी चीजें रहेंगी जो एक सुशिक्षित युवक से एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। कोई उनको पीएचडी वाला नॉलेज नहीं चाहिए। सुशिक्षित युवक का अर्थ क्या होता है भाई, जो बीए, एमए, बीएससी, बीई, व्हाटएवर, ठीक है, उस लेवल का उनको नॉलेज एक्सपेक्टेड है। वो ठीक है, वो इतना आसान नहीं है कि उतने नॉलेज से आपका काम चल जाए, क्योंकि बीई के लड़के तो भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं ज्यादा। लेकिन सुशिक्षित होने का अर्थ यही होता है कि आप भाई सारी विधाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें। यू शुड बी ए क्यूरियस स्टूडेंट। आपके अंदर सीखने की, समझने की ललक हो। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसका सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि बस आप भाई इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं, आप और चीजों पे भी ध्यान दीजिए। आपके आसपास में क्या घटित हो रहा है, देश काल में क्या घटित हो रहा है, आपकी सभ्यता में क्या हुआ है, इतिहास में क्या हुआ है, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। तो कहने का यही अर्थ है कि भाई हमारी सोच यही है कि आपकी जो समझ है, जो सोचने का ढंग है, उसे परिमार्जित किया जाए। और वही एक ब्यूरोक्रेट से अपेक्षा होती है, सुशिक्षित युवक से अपेक्षा होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो वीडियोस हैं, यदि एक लेमैन जो किसी परीक्षा के लिए नहीं भी अपीयर हो रहा है, वह भी यदि वो देखेगा तो हो सकता है कि उसे भी कुछ चीजें अच्छी लगे, कुछ चीजें समझ में आए, उसकी उत्सुकता जागे। मेरा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है कि एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वो विषय में उत्सुकता जगाए, बच्चे की उत्सुकता जगाए। और वो फैक्ट एंड फिगर से नहीं आता, वो जब आप इंटरलिंकेज करते हैं, व्हेन यू आर कनेक्टिंग वेरियस कंसेप्ट्स एंड व्हेन यू आर शोइंग अ ब्रॉड पिक्चर टू योर स्टूडेंट्स, तब वो आता है। अब मुझे नहीं पता है कि मैं कितना सफल हो रहा हूँ इस प्रयास में, ये तो आप ही तय कर सकते हैं, किंतु मेरा यह मानना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।